हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया और इस वीडियो में हम क्लास 8 ज्योग्राफी का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला टॉपिक लेने वाले हैं। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में लैंड टॉपिक क्लियर कर लिया, सॉइल भी क्लियर कर लिया, वाटर भी क्लियर कर लिया एंड आई होप कि वो तीनों टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे आपको तीन स्पेयर्स दिख रहे हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। अब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर आप सभी को पता है कि क्या है। लिथोस्फेयर आपको पता है कि लैंड को कहते हैं हम, हाइड्रोस्फेयर हम वाटर को कहते हैं, एटमॉस्फेयर हम एयर को कहते हैं। अब यहाँ पे आपका बायोस्फेयर है। बायोस्फेयर क्या होता है आप सभी को पता है, पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं कि बायोस्फेयर वो नैरो जोन होता है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें एक साथ इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे से। क्या करती हैं? इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से ये पूरा एक क्या बना देते हैं, एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बना देते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। यानी लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एक नैरो जोन पे इंटरैक्ट करते हैं जिसे हम बायोस्फेयर कहते हैं, और ये क्या बना देते हैं, एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बना देते हैं जब ये इंटरैक्ट होते हैं। यानी जब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एक नैरो जोन पे इंटरैक्ट हुए जिसे हम बायोस्फेयर कहते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को बनाते हैं, जिसकी वजह से जिस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इन्होंने क्या बनाया, एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बनाया जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। होप दिस इज क्लियर। तीनों एक नैरो जोन पे इंटरैक्ट हुए, उन्होंने बायोस्फेयर को बनाया, यानी जिसे हम बायोस्फेयर कहते हैं। जो नैरो जोन होता है जहाँ पे तीनों इंटरैक्ट होते हैं उसे हम बायोस्फेयर कहते हैं, और जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी हमारी लाइफ में। सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन हमें हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। नेचुरल वेजिटेशन हमें टिम्बर देते हैं, शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर की स्टोरेज करते हैं, और हमें फ्रूट्स भी देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें वो देते हैं। होप दिस इज़ क्लियर। अब वो हमें और क्या क्या चीज़ें देते हैं, सॉरी, जो वाइल्ड लाइफ है वो हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, वूल, हनी, और फ्लावर्स का पॉलिनेशन करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। सो नेचुरल वेजिटेशन हमें टिम्बर, एनिमल्स को शेल्टर, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और फ्रूट्स देते हैं हमें, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें। वाइल्ड लाइफ हमें मिल्क, मीट, वूल, हनी, फ्लावर्स, pollination and clean the environment. Hope this is clear. एंड नेक्स्ट है हमारा वल्चर के ऊपर एक हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए जानने वाली, कि वल्चर का जो नंबर है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनकी किडनी फेल हो रहा है, डाइंग ऑफ किडनी फेलियर, वो मर जा रहे हैं किडनी फेलियर की वजह से। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो लाइफ स्टॉक में, यानी जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं, आपको पता ही कि वल्चर डेड और डिकिंग एनिमल्स पे ट्रीट करते हैं, यानी उन्हीं सब चीज़ों को खाते हैं। जिन एनिमल्स पे इस पेन किलर डिक्लोफेनेक का यूज़ किया गया होगा, उनकी उसमें जो इसकी हम कह सकते हैं पावर जो है उनकी बॉडी में अभी भी रहती है, जिसकी वजह से जब वल्चर उन पे फीड करेगी, थोड़ी बहुत जो उसकी हम कह सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन पूरी तरीके से तो उस पर भी ट्रीट नहीं होगी, थोड़ी बहुत मेडिसिन की पावर बच गई होगी, जो वल्चर के भी बॉडी में चले जाती है, क्योंकि वो उसी पे फीड करती है। वल्चर की बॉडी में भी चली जाती है, जिसकी वजह से उनका किडनी फेल हो जाता है, किडनी उनकी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। होप दिस इज क्लियर। वो किडनी फेलियर की वजह से उनकी डेथ हो रही है, क्योंकि वो डिक्लोफेनिक पेन किलर की वजह से। और जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे इस ड्रग को भी बैन करने की सोच रही है। ओके, आप देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का। नेचुरल वेजिटेशन और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ह्यूज ट्रीज, अबेंडेंट ऑफ वाटर सप्लाई। अब अबेंडेंट मतलब क्या होता है, प्लेंटी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे वाटर की सप्लाई है। फॉरेस्ट में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं और बहुत ज़्यादा पानी होता है। ग्रासलैंड में स्टंटेड ट्रीज़ होते हैं, यानी ज़्यादा बड़े ट्रीज़ नहीं होते, छोटे छोटे ट्रीज़ होते हैं। वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, यानी ना ज़्यादा और ना ज़्यादा, यानी ना तो ज़्यादा होती है ना ज़्यादा कम होती है।
अब देख लेते हैं कि स्क्रब्स जो वेजिटेशन है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो स्क्रब्स जो वेजिटेशन है वहाँ पे लो रेनफॉल होती है, थॉर्नी श्रब्स ग्रो करते हैं, स्क्रब्स ग्रो करते हैं, और प्लांट्स की यहाँ पे डीप रूट्स होती हैं और वैक्सी लीव्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा टुंड्रा वेजिटेशन कोल्ड पोलर रीजन में ग्रो करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे मॉसेस और लेंचेस। होप दिस इज क्लियर। अब देख लेते हैं हमारा जो फॉरेस्ट हमने पढ़ा था, फॉरेस्ट में भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। फॉरेस्ट के अंदर भी 2 टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। सो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो कभी भी अपनी जो लीव्स होती हैं उन्हें शेड नहीं करते, यानी नहीं गिराते, कभी भी उनकी लीव्स नहीं गिरती हैं और हमेशा वो एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। सो आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि कौन से ट्रीज हमेशा एवरग्रीन रहते हैं और कौन से अपनी लीव्स को गिराते हैं। सो जो डेसीडियस जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो अपनी लीव्स को एक पर्टिकुलर सीजन में शेड करते हैं, यानी अपनी पत्तियों को एक पर्टिकुलर सीजन में गिराते हैं। अब जो डेसीडियस हमारे जो डेसीडियस है हमारा फॉरेस्ट, उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, ट्रॉपिकल डेसीडियस और टेम्परेट डेसीडियस। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे टेम्परेट डेसीडियस और कहाँ पे ट्रॉपिकल डेसीडियस होते हैं। ये आपका ग्लोब है मान लीजिए, ओके, एंड यहाँ पे ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। सो जो आपके ट्रॉपिकल डिसीडियस होंगे वो आपके ऊपर की साइड होंगे, यहाँ पे होंगे आपके ट्रॉपिकल डिसीडियस, ओके, एंड जो आपके ये जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे आपके टेम्परेट डिसीडियस होंगे। सो आप पता कर सकते हैं कि जो ऊपर वाला यानी जो ऊपर वाला जो आपका ग्रीन वाला है उससे हम ट्रॉपिकल डिसीडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेड वाली लाइन से हम टेम्परेट डिसीडियस को, यानी ये वाला, ये पूरा टेम्परेट डिसीडियस है, और यहाँ पे भी जो बाहर वाला पोर्शन होगा वो आपका टेम्परेट डिसीडियस होगा, एंड जो आपका अंदर वाला पोर्शन होगा वहाँ पे पूरे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ग्रो, ट्रॉपिकल डिसीडियस आपके क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। सो होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, हमने अभी सारी प्रॉब्लम्स देखी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, अब इसमें कुछ कंजर्वेशन मेथड्स भी होंगे। सो जो चेंजिंग क्लाइमेट है और ह्यूमन के इंटरफेरेंस है उसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनका लॉस हो रहा है, यानी वो बहुत सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। अब कुछ यहाँ पे हमें और प्रॉब्लम्स दी गई हैं जो नेचुरल हैं कुछ, और कुछ मैन मेड हैं, यानी कुछ ह्यूमंस ने खड़ी की हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी है, लैंडस्लाइड्स है, पोचिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। पोचिंग क्या होता है, जैसे बहुत सारे एनिमल्स को मारकर उनकी बॉडी पार्ट्स से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, सो वो भी बहुत ज़्यादा इलीगल है। अब ये कुछ ह्यूमन मेड और नेचुरल फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सटेंशन मतलब ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, एंड हार्मिंग ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसकी वजह से हमारी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या हो रही है, हार्म हो रही। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और फॉरेस्ट फायर्स क्या है, कुछ ह्यूमन मेड फैक्टर्स हैं। ओके, अब देख लेते हैं कुछ कंजर्वेशन मेथड्स जिनसे हम इन सब चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं। सो हमें क्या बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनानी चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्वर्स बनाने चाहिए, क्रीक्स, लेक्स और वेटलैंड्स को भी हमें कंजर्व करना चाहिए ताकि ये एनिमल्स वहाँ पे आराम से रह सके। हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए सोशल फॉरेस्ट्री के ऊपर, वन महोत्सव के ऊपर। हमें टाइगर्स किलिंग, जो टाइगर्स है और डियर्स की है और पीकॉक्स की इंडिया में बैन की गई है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। Many countries have passed laws declaring that the trades as well as killing of birds and animals is illegal. यानी बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसके ऊपर लॉज पास किए हैं कि ट्रेड अगर कोई भी करता है बर्ड्स और एनिमल्स का सो वो इलीगल है, और बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत बड़ी बड़ी यानी जेल क्या बहुत सारी उसमें थोड़ी ज़्यादा बहुत सज़ा भी दे देते हैं, कभी कभी उम्र कैद वगैरह भी हो जाती है। सो यहाँ पर एक और है जिससे हम हमारे इसको कंजर्व करते हैं। CITES एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। एंडेंजर्ड मतलब होते हैं यानी जो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए लेकिन उनकी जो उनका जो नंबर है वो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जा रहा है। सो उन्हें क्या करते हैं, ये कंजर्व करते हैं ताकि कोई इन्हें हार्म ना कर सके। इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है इनके और गवर्नमेंट्स के बीच।
ये इंश्योर करते हैं कि जो स्पेसिमेंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें लेबोरेटरीज में रखा जाता है। जैसे कभी अगर कोई न्यू मेडिसिन बनती है तो सबसे पहले इनके ऊपर उसका इस्तेमाल किया जाता है कि कहीं कोई इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। सो उसी तरीके से फ्लोरा एंड फौना, इनकी वजह से उनके सर्वाइवल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यानी एनिमल्स का जो सर्वाइवल है उसमें कोई उन्हें डर नहीं लगना चाहिए। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क्स ये सब बनाए चाहिए। अब तक जो CITES है उन्होंने 5000 स्पीशीज़ एनिमल्स की प्रोटेक्ट की हैं, 28,000 प्लांट्स की स्पीशीज़ को उन्होंने अभी तक प्रोटेक्ट किया है। सो होप आपको ये टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।